बीजेपी को यादव वोटों की जरूरत क्यों? क्या बीजेपी जाति धर्म की राजनीति करती है? लालू तेजस्वी यादव को झटका क्यों? बिहार जाति सर्वे के बाद किसे हुआ सबसे बड़ा फायदा? नमस्कार, आपके साथ में हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। आखिर भाजपा पार्टी की वोट बैंक की जमीनी हकीकत क्या है? क्या सच में भाजपा पार्टी को ये पता चल गया है कि जमीन के अगर वोट को अपने पार्टी की तरफ खींचना है या फिर लोकतंत्र की कुर्सी की ओर बढ़ना है तो यादवों को लेकर चलना पड़ेगा। एक तरफ ये कहा जाता रहा कि नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव, ये लोग एमवाई समीकरण की वजह से जीत जाते हैं, यानी कि एमवाई समीकरण को मजबूत करके अपनी राजनीति को जो है मजबूत कर लेते हैं। लेकिन क्या अब यहां पर ये पता चल गया है बीजेपी पार्टी को, भाजपा पार्टी को, कि उनको भी यादव वोट बैंक को साथ लेकर चलना पड़ेगा? दर्शकों, यहाँ पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव के पहले ये देखा जा रहा है कि भाजपा पार्टी बिहार में जातिगत जनगणना होने के बाद जो है यहाँ पर भाजपा पार्टी यादवों को खींचने की कोशिश कर रही है, यानी कि यादव समूह को, ओबीसी समूह को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। क्या ये भाजपा पार्टी समझती है कि जातिगत जनगणना जरूरी है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भाजपा पार्टी से उम्मीद नहीं थी कि वो सिर्फ एक जाति को अपनी तरफ जो है आकर्षित करने का काम करेगी। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, जिस रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि बिहार की राजनीति में कैसे फेरबदल हो रहा है। लोकसभा चुनाव से लगभग 6 महीने पहले बीजेपी बिहार में यादवों को लुभाने और एकजुट करने की कोशिश में जुटी है। यह समुदाय बड़े पैमाने पर लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ा हुआ है। मंगलवार को गोवर्धन पूजा के मौके पर बीजेपी ने पटना में एक समारोह में भाग लेने के लिए राज्य भर से यादव समुदाय के अनुमानित 20,000 सदस्यों को इकट्ठा किया। इसका आयोजन केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया था और शहर भर में बीजेपी के लगभग सभी यादव नेताओं के पोस्टर लगाए गए थे। यह भाजपा द्वारा विशेष रूप से प्रमुख ओबीसी जाति यादवों के लिए आयोजित किया गया पहला मेगा कार्यक्रम था। दर्शकों, आपको बता दें कि राज्य विधान परिषद में भाजपा के उपनेता नवल किशोर यादव ने द प्रिंट से बात करते हुए कहा कि यादव 2 प्रकार के होते हैं, एक कंस के अनुयायी और दूसरे भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी। जो लोग भगवान कृष्ण का अनुसरण करते हैं वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विकास के दृष्टिकोण के अनुयायी हैं। सनातन धर्म में जाति का मिश्रण किया जा रहा है। नवल किशोर ने आगे कहा कि राजद नेता बार बार सनातन धर्म को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दर्शकों, एक रिपोर्ट सामने आई है जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यादव वोट और उनका इतिहास बिहार के अंदर क्या कुछ रहा है। 1990 में बिहार की राजनीतिक क्षेत्र में लालू के आगमन से पहले यादव जाति की वफादारी विभाजित हो गई थी। यहाँ पर आपको बता दें कि बीपी मंडल और कांग्रेस नेता स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव, जिन्हें शेर ए पंजाब भी कहा जाता है, जैसे समाजवादी नेता थे जिनका बिहार में यादवों पर काफी प्रभाव था। हालांकि 1990 में खासकर मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद यादवों ने अपनी वफादारी पूरी तरह से लालू के प्रति स्थानांतरित कर दी। अगर नीतीश कुमार और बीजेपी 2005 में लालू को हराने में सफल रहे तो इसका मुख्य कारण गैर यादव पिछड़ी जातियों का एकजुट होना था। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी के पास यादव नेता हैं और यहाँ पर राज्य विधानसभा में इसके 78 विधायकों में से 7 इसी जाति के यानी कि यादव जाति के हैं। साथ ही राज्य के 17 लोकसभा सांसदों में से 3 भी यादव जाति के हैं। लेकिन कुल मिलाकर यादव वोट पार्टी के लिए माया भी साबित हुआ है। यह पहली बार नहीं जब बीजेपी ने यादव वोटों पर दांव लगाया है। 2013 में नरेंद्र मोदी, जो तब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी गांधी मैदान में, जी हां, गांधी मैदान में अपने पहले भाषण में घोषणा की थी कि यादव मतदाताओं पर उनका स्वाभाविक दावा है। उन्होंने लोगों से कहा, यानी कि मोदी ने लोगों से कहा था कि मैं द्वारका की भूमि से आता हूं, जहां माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण रहते थे। 2015 में भाजपा ने नित्यानंद राय, वर्तमान राज्य मंत्री, जो कि अब गृह मामले की बात कर रहे हैं और पार्टी यादव चेहरे की बात कर रहे हैं, को अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। हालांकि जहां तक यादव मतदाताओं का सवाल है, इसने भाजपा की किस्मत नहीं बदली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में यादवों का जो है एक वर्ग देखा गया और ये कहा जा रहा था कि 2019 में कहीं ना कहीं ये वोट बैंक बीजेपी को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं मिला। नवल किशोर यादव ने कहा कि मैं 1995 से विधायक रहा हूं
हूं और ऐसी सीट पर नहीं हारा हूं जहां बहुत सारे यादव मतदाता हैं। इस बार हम जो बदलाव कर रहे हैं वह यादवों को हमारी पार्टी के कैडर के रूप में लाने की कोशिश करेगी। अब देखना ये पड़ेगा कि बिहार में क्या यादव वोट जो है वो बीजेपी को मिल पाएगा। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद, सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिर हम क्यों इस मुद्दे को लेकर आपके सामने जमीनी हकीकत के तौर पर देख रहे हैं। क्योंकि अब भाजपा पार्टी की जमीनी हकीकत को हम खंगालने का प्रयास करेंगे, टटोलने का प्रयास करेंगे। क्या सच में भाजपा पार्टी अब यादवों को अपनी तरफ खींचेगी और उससे जो है जीत कर दिखाएगी? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर कैसे देखते हैं आप? एक तरफ भाजपा पार्टी का ये आरोप रहता था कि अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव की बात करें या फिर लालू यादव की बात करें, ये लोग यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को खींचने का प्रयास करते हैं, उनके बलबूते पर जीत जाते हैं। लेकिन सर समय ऐसा आ गया है कि यहाँ पर जो है जाति के नाम पर भाजपा पार्टी को भी वोट मांगने पड़ रहे हैं, यानी कि यादव समूह को इकट्ठा करना पड़ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल, और आपने जो कुछ बातें कही और एमवाई कॉम्बिनेशन की बात आपने की, बिहार की बात आपने की, और जिस तरह से बीजेपी को लेकर तमाम तरह की अब रणनीति जो बनाई उसको लेकर बात की, जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी फतेह चाहती है, जीत चाहती है, और एक बार फिर सत्ता अपने हाथों में चाहती है। इसीलिए वो कोई भी मौका छोड़ नहीं रही रणनीति बनाने का। और यही बात है कि एमवाई कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इसके कई कारण है, कई पहलू। सबसे पहली बात तो जो जातिगत एक तरीके से आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर भी कहना कि बीजेपी ने मंथन जरूर किया होगा। दूसरा कारण है कि जिस तरह से नीतीश कुमार चिटक कर आरजेडी के खेमे में गए हैं वो उनके लिए बहुत चिंता का सबब है, क्योंकि जब 2019 के इलेक्शन आप देखेंगे तो जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर 40 में से 39 सीटें पर नाम कर ली थी। आज अगर आप देखें तो पूरा माहौल बदला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो जेडीयू और आरजेडी एक साथ हो चुकी हैं, और जो लोक जनशक्ति पार्टी उसकी ताकत उतनी रही नहीं, क्योंकि आपस में उन लोगों में एक तरह विघटन हो गया है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह रहती कि बीजेपी भी देख रही है कि सिर्फ बिहार नहीं बल्कि यूपी में भी आप आकर देखते हैं तो अनुप्रिया पटेल भी ये बात कह चुकी है कि अपना दल की, कि भाई यहाँ पर भी जातिगत जो है आंकड़े निकलकर सामने आने चाहिए। इसके अलावा राजभर अभी कल ही मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई अगर हमें मंत्री पद में हमारे मुताबिक चीजें नहीं दी गई और इसके अलावा हमें 5 से 6 सीटें लोकसभा में नहीं दी गई तो हम जो है इस जिस तरह से वो एनडीए में शामिल हुए उस पर वो विचार कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारे फोन जो है इंडी गठबंधन से भी आ रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो जातिगत जो आंकड़े हैं, खासकर जो पॉलिटिकल छोटी पार्टियां हैं उनके साथ में जो बीजेपी का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं छिटक रहा है, और बीजेपी समझ पा रही है, इसीलिए वो हर एक पहलू पर नजर रख रही है कि एमवाई कॉम्बिनेशन अगर उसके सपोर्ट में आ जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो सकती है। बिल्कुल सर, अगर यहाँ पर रिपोर्ट की हम बात करें तो रिपोर्ट यहाँ पर लगातार ये कह रही है कि 1990 में बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में लालू के आगमन से पहले यादव जाति की वफादारी विभाजित हो गई थी। बीपी मंडल और कांग्रेस नेता स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव, जिन्हें शेर ए बिहार भी कहा जाता है, जैसे समाजवादी नेता थे जिनका बिहार में यादवों पर काफी प्रभाव था। हालांकि 1990 और खासकर मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद यादवों ने अपनी वफादारी पूरी तरह से लालू के प्रति स्थानांतरित कर दी, यानी कि पूरा यादव जो वर्ग था वो लालू यादव की तरफ बढ़ चुका था, स्थानांतरित हो चुका था। 1990 से लेकर अब तक की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर तेजस्वी यादव राजनीति में सक्रिय है तो सिर्फ बिहार के यादवों की वजह से। सर अगर ये जो वोट बैंक है यादव का अगर बीजेपी की तरफ फिर से स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि बीजेपी से यादव वोट बैंक को अपनी तरफ खींच लेती, तो क्या प्रभाव सर पड़ सकता है? देखिए बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर यादव वोट बैंक बीजेपी की तरफ आता है तो एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो आपने रिपोर्ट बता रहे कि 90 से जिस तरह से लगातार लालू और उनके पूरे परिवार या उनकी पूरी पार्टी के प्रति वफादारी रही है यादव वोट बैंक की, तो वो कहीं ना कहीं उनसे खिसकेगा, और उनसे वो खिसकता है तो बीजेपी की जो साख बीजेपी में बिहार में इस समय मौजूद है वो जस की तस रहेगी। क्योंकि अगर यादव वोट बैंक एमवाई कॉम्बिनेशन की हम बात करें, अगर ये उनके पास से खिसक गया एक तरीके से, तो यहाँ मान के चलिए कि बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। मैं आपको इसमें एक और बात ऐड कर देता हूँ कि जो हम लोग यादव की बात करें, 14% यादव जो है बिहार के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, यानी कि अगर पूरा 14% वोट किसी एक तरफ जाता है तो सर कहते नहीं कि राजनीति में एक एक वोट का जो है बहुत अहमियत होती है। अब 14% की सर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, 100 में से 14%, तो आप समझ सकते हैं सर कि यहाँ का क्या जो है नतीजा निकल सकता है। सर अगर इस 14% पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया तो सर राजनीति क्या होगी? देखिए बिल्कुल, और वही बात मैं कह रहा था कि जिस तरह यादव वोट बैंक को लगातार अपना मान के चल रही है आरजेडी पार्टी, अगर वो उनके हाथ से छिटकता है तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत वहां पर बन सकता है। और बीजेपी अब यही सोच रही है कि इस तरह से जो यादव वोट बैंक को अपनी तरफ किया जाए, अगर ये करने में सफल रहे, अगर 6-7% भी अगर वो अपने पाले में लेकर आए तो एक बहुत बड़ा क्षति होगी आरजेडी के लिए, और कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पर प्लस हो सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार
भी उनके फिलहाल साथ नहीं है। तो उनको हर एक मोड़ पे, हर एक मोर्चे पर अपने आप को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि यूपी बिहार की जो राजनीति है ऋतिक, वो उतनी आसान है नहीं। अलग अलग पेचीदा है यहाँ पर, जातिगत राजनीति है, जाति में भी जातिगत राजनीति है, तो कई तरह के इसमें कह सकते हैं कि सामुदायिक जो राजनीति है वो है। तो कई तरह के लेयर हैं, उसको देखते हुए पार्टियां जो सोची समझती हैं उसके बाद कोई फैसला करती हैं। और यही बात है कि जिस तरह से यूपी है 180 सीटें हैं, बिहार से 40 सीटें आती हैं, 120 सीटें जो हैं वो हर एक पार्टी की नजर उन पर होती है, किस तरह से अगर हमारे पक्ष में वो आती है। क्योंकि देखिए, अगर बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है वो यूपी से रही है, बिहार से रही है, 100 सीटें वहां से आ जाती हैं, तो एक तरीके से आधा बहुमत आपका कहीं ना कहीं चेक हो जाता है। सुना होगा, समझा होगा, आपने भी लगातार जो है बयान देखते रहते हैं। पीएम मोदी लगातार जो है अभी जो बात कर रहे हैं वो विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव तो है ही, लेकिन साथ में लोकसभा चुनाव का प्रचार भी करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सर, आपको याद होगा अभी पीएम मोदी ने एक बयान दिया, उसमें साफ तौर पर कहा कि एक ऐसे नेता हुए जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, महिलाओं के लिए ऐसा बोलते हैं, महिलाओं के लिए ऐसा गंदी बात कह देते हैं। क्या आपको लगता है कि ज्यादा वोट बैंक, महिलाओं का वोट बैंक, यानी कि पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहते हैं यहाँ पर पीएम मोदी नीतीश कुमार को? बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ऐसा आपने कहा कि सिर्फ वो ये 5 विधानसभा चुनाव नहीं देख रहे बल्कि 2024 देख रहे हैं। आज झारखंड में पीएम मोदी है, वहां पर तमाम सारी योजनाओं का वो कहीं ना कहीं शिलान्यास करेंगे और तमाम सारी योजनाएं शुरू कराएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुट गए। और देखिए, जुटना भी पड़ेगा, क्योंकि 4 से 5 महीने का वक्त रह गया। यहाँ पर आपको अपनी तैयारी करनी है, तमाम राज्यों के लोगों को अपने साथ जोड़ना है। और देखिए, विधानसभा ऋतिक का चुनाव अलग होता है और एमपी और जो लोकसभा चुनाव एकदम अलग हो जाता है। तो यहाँ पर अंतिम सवाल आपसे और रहेगा कि जो बिहार में 70% यादव हैं, वो 70% यादव कहीं ना कहीं जो है शाकाहारी हैं। और दूसरी बात यहाँ पर निकलती है कि वो सनातन धर्म का जो है यहाँ पर प्रचार में लगे रहते हैं, सनातन धर्म के लिए खड़े रहते हैं। क्या वो 70% यादव जो कि शाकाहारी है, जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं, जो कि सनातन धर्म की ओर चल रहे हैं, क्या वो 70% तो जुड़ेगा बीजेपी के पास? देखिए, बिल्कुल, और बिलीव कराना आपको जरूरी है कि अगर आप लोगों को बिलीव कराते हो, लोगों के साथ में आप खड़े होते हो, स्टैंड लेते हो, उनकी समस्याओं को आप सुलझाते हो, तो देखिए लोग जरूर आपके साथ जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम अगर सीट है तो वहां से मुस्लिम ही जीतेगा, कोई यादव वोट अगर वहां सीट है तो यादव ही जीतेगा, क्योंकि आप लोगों के कितना क्लोज है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ऐसे में यादव वोट बैंक की तरफ बीजेपी की निगाह है तो जाहिर बात है कि बीजेपी से जुड़ेंगे। और जो बीजेपी सोच रही है किस तरह से कि हमें यादव वोट बैंक मिले और हम उसके जरिए अपनी सीटें ज्यादा बढ़ाएं, तो वो मुझे लगता है बीजेपी के लिए आसान होगा, क्योंकि बीजेपी के पास एक रिपोर्ट कार्ड भी है दिखाने के लिए। 10 साल की राजनीति केंद्र की उनकी हो गई है, केंद्र में सरकार उनकी है, तो यहाँ पर एक अच्छा उनके पास जो है मौका है लोगों को बताने का, दिखाने का, भाई देखिए हमने महिला आरक्षण बिल पास किया है, हमने इतने सारे काम यहाँ पे देश में किए। तो मेरे ख्याल से एक बेहतर मौका है बीजेपी के लिए बिलीव दिलाने का। और मुझे लगता है कि बीजेपी अगर बिलीव दिलाने में कामयाब रही तो 70 के 100% उनके साथ आने को राजी हो जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य विधान परिषद में भाजपा के उपनेता नवल किशोर यादव ने द प्रिंट से बात करते हुए बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, एक कंस पौराणिक राक्षस राजा के अनुयायी और दूसरे भगवान कृष्ण के अनुयायी। जो भगवान कृष्ण का अनुसरण करते हैं वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विश्वास के दृष्टिकोण के अनुयायी। यानी कि ये कहा गया है कि जो यादव हैं बिहार में वो 2 तरह के हैं, एक तो ऐसे जो कंस को मानते हैं, एक ऐसे जो कृष्ण को मानते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कंस और कृष्ण के बीच की लड़ाई में यादव का केंद्र बिंदु क्या रहेगा, और क्या यादव अपने कक्षा के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे और क्या यहाँ पर भाजपा सरकार को जिता देंगे। क्योंकि भाजपा सरकार भी चाहती है कि आम साम दंड भेद कुछ भी हो जाए, हमें हर तरीके से कुर्सी पर बैठना है। तभी लगातार ये आरोप लगता रहता है भाजपा सरकार पर कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालची है, सनातन धर्म को ले आएगी, हिंदू धर्म को ले आएगी। हालांकि इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सब धर्म संभाव की हम बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, लेकिन दर्शकों आपको क्या लगता है जमीनी हकीकत पर उतरने के बाद क्या यहाँ पर बिहार का यादव इस बार भाजपा की तरफ जाएगा? आज के इस खास प्रोग्राम बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।